हेलो एवरीवन। आज हम देखो क्या करने वाले हैं। आज का लेक्चर है रेनबो। रेनबो देखो आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है नेचुरल स्पेक्ट्रम में या स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। बुक में देखना तो बुक से पहले बुक में इस टॉपिक से पहले जहाँ पे प्रिज्म का जो टॉपिक दिया गया है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसके बाद ये छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है रेनबो। टॉपिक तो छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, मैक्सिमम टीचर्स इस टॉपिक को गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद इस बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। इवन कि टीचर्स ही नहीं, आपके बहुत सारे इंडियन बुक्स में भी रेनबो का फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ये गलत दिया गया है। तो क्या गलती है इसमें, किस तरह से मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ये गलत पढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न हम देखेंगे रेनबो के फॉर्मेशन में जब मैं आपको डायग्राम वाइज बताऊंगा सारा चीज़। तो बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स है और एक तो बहुत बड़ा गलती है। एक गलती जो इसके अंदर है, जो डायग्राम के अंदर आता है, वो एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो बहुत सारे बुक्स में भी दिया गया है। इंडियन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पब्लिकेशंस में जो जनरली पब्लिकेशंस मार्केट में अवेलेबल है उसमें भी बहुत सारा मिस्टेक्स दिया गया है और बहुत बड़ा मिस्टेक्स दिया गया है। तो प्लीज़ आप उन बुक्स से जब आप पढ़ेंगे तो एक बार इस लेक्चर को देख लें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या गलती है उस बुक में। उसके बाद आप फिर उसको करेक्ट कर लेंगे, बुक पे साइड में काट करके वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। ऐसे नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि वो गलत है या क्या है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैं किस तरह बोल रहा हूँ कि वो गलत है या लोग गलत पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेपरेट रखा। मैंने इस टॉपिक को प्रिज्म वाले टॉपिक के साथ कवर बिल्कुल इसलिए नहीं कराया है क्योंकि मुझे इस टॉपिक को अलग से पढ़ाना था और इसको क्लियर कराना था मुझे आपको। तो ये टॉपिक अगर आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आप कौन कौन से बुक्स में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, वो आप भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रेनबो क्या है। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या है, देखो जब वाइट लाइट को प्रिज्म से, ग्लास से जब पास कराया जाता है तो लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड चेंज होता है। तो स्पीड चेंज होने के कारण वाइट लाइट अपने अंदर से 7 कलर्स को सेपरेट कर देता है। तो इसी फेनोमेना का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ऑल दी 7 कलर्स ऑफ लाइट फ्रॉम वाइट कलर। उसके बाद स्पेक्ट्रम, एक वर्ड यहाँ पे आया है स्पेक्ट्रम, नेचुरल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। 7 कलर्स एक साथ जब आपको मिलता है तो 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। डिस्पर्शन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट। केवल व्हाइट लाइट ही स्प्लिट हो सकता है 7 कलर्स में, और स्पेक्ट्रम है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, दैट इज रेनबो। तो देखो जब भी बारिश होती है या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है या फिर जब आप कोई फाउंटेन या फॉल के पास जाते हैं घूमने के लिए तो आप देखते हैं वहाँ पे कि रेनबो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन क्यों होता है, किस तरह होता है। तो पहले देखिए डायग्राम समझ लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। मान लो कि एक छोटा सा वाटर पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में। ये वाटर पार्टिकल कंप्लीट वाटर से बना है, वाटर मॉलिक्यूल है ये छोटा सा, ये वाटर से बना है। दैट मीन्स इसके अंदर कौन सा मीडियम है, ये वाटर है। अंदर में ये पोर्शन में वाटर है और बाहर तो एयर है ना, बाहर एयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए लाइट सन से कुछ इस तरह आया, ये लाइट आया सन से। ठीक, लाइट सन से आया, फिर हम क्या करेंगे कि इसका डिस्पर्शन कराएंगे या बेंडिंग कराएंगे। सबसे पहले तो लाइट इस तरह से आएगा सन से। मान लो ये लाइट कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ से लाइट इस तरह से आया। ठीक, लाइट कौन से मीडियम से आया, लाइट आया एयर मीडियम से। ये सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट मतलब वाइट लाइट। ये वाइट लाइट इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ा, इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे। अब हमें इस सरफेस पे बेंडिंग बनाने के लिए उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले तो यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। किसी भी कर्व में जब आप नॉर्मल बनाएंगे ना तो याद रखिए वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द कर्व से पास करेगा। तो मान लो ये छोटा सा एक कर्व है सर्कल का, इस सर्कल पे अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं तो इसका नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे सेंटर है, सर्कल का सेंटर इस पॉइंट पे है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप उस नॉर्मल को कर्व पे बना रहे हैं तो ये कर्व है एक, इसमें नॉर्मल बनाएंगे तो सेंटर से पास करेगा। ठीक, अब लाइट देखिए, लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट एयर से वाटर में जा रहा है।
तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट सीधा ना जाकर ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर ये वाला मीडियम नहीं होता तो लाइट सीधा सीधा चला जाता, स्ट्रेट चला जाता विदाउट एनी डेविएशन। बट अब क्योंकि यहाँ पे मीडियम अलग हो गया, एयर से वाटर में लाइट जा रहा है, तो लाइट अपना स्पीड चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। बट जैसे लाइट वाटर के अंदर गया तो लाइट का स्पीड कम हो गया, जिसके कारण लाइट बेंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट बेंड हो जाता है। तो जब ये लाइट बेंड होता है ना, तो किस तरह बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। उसके लिए हमने रूल्स पढ़ा है कि वेन एवर अ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट। ठीक है, अब देखो इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट सरफेस, ये जो सरफेस है ना इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे कौन कौन सा फेनोमेना हुआ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सरफेस नंबर 1, लाइट जब एयर से वाटर में गया तो पहला चीज जो हुआ दैट इज बेंडिंग। बेंडिंग मतलब रिफ्रैक्शन। पहला फेनोमेना क्या हुआ, बेंडिंग हुआ। बेंडिंग मतलब क्या हो गया, बेंडिंग मतलब हो गया रिफ्रैक्शन का फेनोमेना, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना, बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब दूसरा फेनोमेना समझिए जो फर्स्ट सरफेस पे यहाँ पे हो रहा है। जैसे ये लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो लाइट का स्पीड तो चेंज करेगा, तो लाइट यहाँ पे अब स्प्लिट होगा, मतलब व्हाइट लाइट के अंदर से अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड से चलने लगेंगे। तो कुछ कलर ऐसे होंगे जो बहुत स्पीड चलेंगे और कुछ कलर ऐसे होंगे जो बहुत स्लो चलेंगे। तो स्पीड चलने वाला कलर मान लो ये है, और सबसे ज़्यादा स्पीड कौन चलता है, रेड। रेड का स्पीड ज़्यादा होता है। और सबसे कम स्पीड किसका होता है, वायलेट का। तो यहाँ पे लाइट स्प्लिट हुआ, ऊपर वाला कलर हो गया रेड और नीचे वाला कलर हो गया वायलेट। तो ऊपर में रेड अलग हो गया और नीचे में वायलेट अलग हो गया। तो पहला फेनोमेना यहाँ पे जो हुआ दैट इज बेंडिंग या रिफ्रैक्शन, और दूसरा फेनोमेना जो हुआ यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे दैट इज डिस्पर्शन, मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। कौन सा फेनोमेना हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना हुआ। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे विबग्योर जैसा 7 कंपोनेंट्स बना होगा, तो मैं केवल ऊपर का टॉप का कलर रेड ले रहा हूँ और बॉटम वाला कलर वायलेट ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब देखो फर्स्ट सरफेस पे 2 फेनोमेना हमने देखा, पहला फेनोमेना तो रिफ्रैक्शन, दूसरा फेनोमेना डिस्पर्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, अब लाइट जब यहाँ पे पड़ेगा ना इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर भी लाइट जब पड़ा तो अगेन लाइट क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स लाइट अंदर में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कुछ पार्ट बाहर भी चला जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट भी करता है। तो रिफ्रैक्ट, अभी देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, देखो जब लाइट यहाँ से यहाँ पे हिट कर रहा है ना, बाहर से लाइट आया सनलाइट, और इस सरफेस पे जब हिट कर रहा है तो लाइट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक लाइट वो होगा जो बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन वाला लाइट होगा। लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट कर जाता है। हमें केवल उसी हिस्से से मतलब है जो हिस्सा रेनबो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जाओगे तो पूरा टॉपिक मिक्स कर दोगे और कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। देखो ऐसा नहीं होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा तो केवल रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी करता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एक डे टू डे लाइफ वाला कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा। जब आप नदी में जाते हो, नदी के अंदर जब साफ पानी बह रही होती है, तो आप ज़रा नदी में पानी को देखो, मतलब उस बहते हुए पानी को देखो, आपको वहाँ 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो नदी का पानी जो बह रहा है, उस पानी के नीचे अगर पानी क्लियर है, वाटर क्लियर है, तो उस पानी के नीचे आपको ज़मीन दिखेगा। ठीक है, ग्राउंड दिखेगा, जहाँ पत्थर वगैरह जो नदी में बहते रहते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, वो सब आपको अंदर दिखेगा। दूसरा चीज़ आप ये भी देखेंगे कि आपका फेस भी उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 फेनोमेना हुआ, एक फेनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन का, दूसरा फेनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के फेनोमेना के कारण जब लाइट आपके आंखों से गया नदी के पानी में, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आया, इसीलिए आप अपनी फेस तो देख पा रहे हैं, आपको अपना फेस साफ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, दूसरा कुछ लाइट पानी से गुजर करके कुछ लाइट पानी से गुजर करके नीचे तक चला गया होगा, बेड तक चला गया होगा, दैट मीन्स रिवर बेड तक या उस फ्लोर तक चला गया होगा। तो आप अंदर की चीज़ों को भी देख पाएंगे, आपको पेबल्स, गिट्टी वगैरह दिखेगा, बालू वगैरह दिखेगा उसके अंदर, तो आप वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो
आप वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हुआ, एक तो फेनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन का, दूसरा फेनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन का। हमें किससे मतलब है फिलहाल? हमें उस लाइट रे से मतलब है जो रेनबो का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा होगा। तो अभी हम उतना डिटेल में सारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों को कवर नहीं करेंगे, हम केवल उसी पार्ट ऑफ लाइट को देखेंगे जो रिफ्लेक्शन जो रेनबो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लाइट जब आएगा ना, तो ये लाइट अब अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ लाइट बाहर भी चला जाता है, रिफ्रैक्ट भी कर जाता है, यहाँ से बाहर चला जाएगा कुछ लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हमें फिलहाल बाहर वाले रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें रेनबो का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। इंटरनली रिफ्लेक्ट करने का मतलब है अंदर में रिफ्लेक्शन करेगा, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ये हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं बोल रहा हूँ वर्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनिएगा। तो ये रेड कलर था और रेड कलर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल बनता है और रिफ्रैक्शन में भी नॉर्मल बनता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल बना लेते हैं। आपको पता है नॉर्मल जब भी बनेगा कर्व पे तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से सेंटर पास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसी तरह से ये तो रेड कलर था, इसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कलर था वो रेड था और नीचे वाला कलर क्या है, वॉयलेट। ध्यान से समझिए। अब इस वाले सरफेस को हम बोल देते हैं, ये जो सरफेस है जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इसे हम सेकंड सरफेस बोल दे रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे भी वॉयलेट कलर के लिए भी आप नॉर्मल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देंगे, नॉर्मल बन जाएगा। बट फिलहाल हम इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि इस लाइट से हमें समझ आ रहा है कि जिस तरह ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ भी सेम केस होता है। तो ये हो गया वॉयलेट, ये हो गया रेड। अब सेकेंड सरफेस पे कौन कौन सा फेनोमेना हुआ, ध्यान से देखिए। सेकेंड सरफेस पे क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या यहाँ पे लाइट बेंड कर रहा है? नहीं। लाइट बेंड कब करता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। यहाँ पे लाइट तो केवल वाटर मीडियम से गया, वाटर मीडियम में ही आ गया, वाटर में था वाटर में ही रह गया। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा है। हाँ, बट एक फिनोमेना जरूर हो रहा है, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा है और अंदर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट का हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट का क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मेरे को जरा ये बताओ कि यहाँ पे क्या डिस्पर्शन वाला फेनोमेना हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे रेड लाइट और भी कलर्स में स्प्लिट हुआ? यहाँ पे स्प्लिटिंग तो हुआ नहीं, यहाँ पर भी स्प्लिटिंग नहीं हुआ। स्प्लिटिंग कहाँ हुआ था? स्प्लिटिंग तब हुआ था जब व्हाइट लाइट यहाँ से, सनलाइट से व्हाइट लाइट आ रहा था, तब यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ। ये व्हाइट लाइट जब यहाँ पे आया ना तो स्प्लिट हुआ, मतलब लाइट अलग अलग हो गया। रेड से वायलेट तक 7 कलर्स आपको अंदर दिखाई पड़ेगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये रेड लाइट है, रेड लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं या वायलेट लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे लाइट्स होते हैं जो केवल एक ही कलर से बने होते हैं। व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से बने हैं, इसीलिए हम व्हाइट लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं कह सकते। बट रेड लाइट, येलो लाइट या ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, ये सब एक ही कलर से बने हैं। रेड रेड से बना है, वायलेट वायलेट से बना है। तो इन सारे 7 कलर्स को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट कभी भी डिस्पर्शन फेनोमेना शो नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही कलर होता है। बट हाँ, 7 कलर जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसीलिए ये डिस्पर्शन का फेनोमेना शो करता है। अब देखो, अब लाइट जब यहाँ पे पड़ा, रेड लाइट यहाँ पे पड़ा और वायलेट लाइट यहाँ पे पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल बनाएंगे, इस पॉइंट पे फिर से हम नॉर्मल बनाएंगे। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाइएगा तो ये भी सेंटर से पास करेगा, ठीक है, ये सेंटर से पास करेगा। अब लाइट वाटर से कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है। लाइट देखो अंदर में था वाटर से एयर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। जब अगर ये सरफेस नहीं होता तो लाइट सीधा सीधा आ जाता ना, ऐसे सीधा आ जाता। बट क्योंकि यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चला गया, इसीलिए लाइट यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। सिमिलरली ये लाइट भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। इसका नॉर्मल अगर ऐसे बना दिया जाए तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेड लाइट और ये हो गया हमारा वायलेट लाइट। अब देखो यहाँ पे लाइट हिट किया, जहां जहां पे लाइट हिट कर रहा है वहां पे हम सर्फेसेस का नाम दे रहे हैं। इस पॉइंट पे लाइट हिट किया था पहले, सरफेस नंबर 1। देन लाइट इस पॉइंट्स पे हिट किया, सरफेस नंबर 2। देन लाइट इस पॉइंट्स पे हिट किया तो सरफेस नंबर 3। अब मेरे को बताइए थर्ड सरफेस पे कौन सा फेनोमेना हुआ? क्या यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है?
या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, या यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ है। देखो ये था रेड लाइट स्प्लिट करेगा ही नहीं, क्योंकि रेड और वायलेट दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो नहीं पाएगा इसका। दूसरी चीज़, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं। रिफ्लेक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट को किसी एक मीडियम से इंसिडेंट किया जाए और लाइट बाउंस करके उसी मीडियम में वापस आ जाए। यहाँ पे तो ये काम हो रहा था, बट यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, तो यहाँ पे ना तो डिस्पर्शन हो रहा है, ना ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। बात समझ आया? बात समझ आया बिल्कुल। अब ये जो लाइट यहाँ से निकला, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। जब ये लाइट रेस इस ऑब्जर्वर के आंख में जाएगा तो ऑब्जर्वर को 7 कलर्स नजर आएगा। तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो का फॉर्मेशन जब होता है तो ऊपर में, टॉप में रेड कलर बनता है और बॉटम में वायलेट बनता है। ऊपर में रेड, नीचे में सबसे वायलेट बनता है, ठीक है। और जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए आप जिस पोजीशन पे हैं आपके पीछे सन होना चाहिए, और जब आपके पीछे सन होगा तो रेनबो का फॉर्मेशन आपके सामने होगा, मतलब सन को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाकर रेनबो का फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे। अब वापस आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में देखो जरा कौन कौन सा फेनोमेना हुआ। पहला फेनोमेना क्या हुआ? फर्स्ट सरफेस पे पहला फेनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरा फेनोमेना डिस्पर्शन, तीसरा फेनोमेना इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड चौथा फेनोमेना अगेन रिफ्रैक्शन। तो टोटल 3 फेनोमेना होता है रेनबो के फॉर्मेशन में, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन में बाई चांस नहीं दिया गया है तो रिफ्लेक्शन भी सही आंसर हो सकता है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे बुक्स में, इंडियन बुक्स में गलत दिया गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस सेकंड वाले सरफेस पे जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे तो TIR हो रहा है ना। वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे TIR हो रहा है। मैं आपको बता दूं TIR एक बहुत ही डिफरेंट फेनोमेना है जो रिफ्लेक्शन के फेनोमेना से बिल्कुल अलग होता है। TIR होने के लिए मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके सामने केवल एक वर्ड ऐड कर देते हैं ये लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इंटरनल रिफ्लेक्शन एक अलग चीज़ है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए दोनों कभी भी एक जैसा मत समझना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि इसका एक अलग ही फेनोमेना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी फिलहाल, और ये भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखना यहाँ पे कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखना है आपको, केवल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है। अभी मैं बताऊंगा यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह नहीं होता, पहले ये समझ लीजिए। कुछ थ्योरी है, इसको आप कॉपी कर लेंगे एज इट इज। द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम विजिबल इन द स्काई। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो स्काई में होता है। It is produced by the dispersion of sun's light by small water droplets. शावर के बाद, रेन शावर के बाद या रेनफॉल के बाद, बारिश के बाद छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं जो स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और वो प्रिज्म वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है इनटू स्पेक्ट्रम, इनटू 7 कलर्स, ठीक है। अब इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे ऊपर में रेनबो जब भी फॉर्म करेगा तो टॉप पे रेड कलर बनेगा और बॉटम में वायलेट बनेगा, ठीक है। इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। बताते हैं आगे कि ये TIR किस लिए नहीं है, ये क्यों नहीं है, पहले फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देखिए, पहले TIR फेनोमेना थोड़ा समझ लेते हैं। देखो TIR फेनोमेना में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अगर आप जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फेनोमेना क्या है? इस फेनोमेना को होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा। डेंसर से कहाँ जाना है लाइट को? डेंसर से रेयर में। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है।
जो इंसिडेंट लाइट होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास दो मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है, ठीक। पहला फिनोमेना क्या है, पहला कंडीशन क्या है TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा, ठीक। लाइट को इस तरह से हम डेंसर में भेजते हैं, ये हो गया डेंसर मीडियम, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज अ रेयर मीडियम। अब देखो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर से एयर, डेंसर से रेयर, ठीक। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इतना बढ़ा देंगे कि जब लाइट यहाँ से इमर्ज करेगा तो ये बिल्कुल इस तरह से सरफेस के ऊपर ही इंसिडेंट होकर या रिफ्लेक्ट होकर निकले। इसे कहते हैं हम लोग ग्रेजिंग इमरजेंस। जस्ट सरफेस के ऊपर ये रिफ्लेक्टेड लाइट बनेगा सच दैट इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा या 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऐसा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। बात समझ आ गई। क्रिटिकल एंगल क्या है, आईसी क्रिटिकल एंगल क्या है, ऐसा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो होता है क्रिटिकल एंगल। अब मान लो कि इस सिचुएशन के लिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, इस सिचुएशन के लिए ये जो क्रिटिकल एंगल है ये हमारे लिए 38 डिग्रीज है। बस एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो इसको। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 38 डिग्री किया गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया 90 डिग्री। इसका यह मतलब हुआ कि इस एग्जांपल में हमारा क्रिटिकल एंगल कितना है, 38 डिग्रीज है हमारा क्रिटिकल एंगल। ये मैं बस एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, डेटाज रियल डेटाज इससे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया 38 डिग्रीज। अब हम क्या करते हैं, इसको 38 डिग्री से 40 डिग्री पे इंसिडेंट करते हैं, देखना क्या होगा। हम बात कर रहे हैं TIR का, है ना, TIR के टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, मान लो कि हम एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। सेम मीडियम है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है। अब यहाँ पे लाइट को हम कुछ इस तरह से इंसिडेंट कर रहे हैं, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया 40 डिग्री। क्या हो गया ये, 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इस एयर और वाटर मीडियम के लिए, एयर और वाटर मीडियम के लिए हमारा जो क्रिटिकल एंगल था वो 38 डिग्री था। दैट मीन्स अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस 38 डिग्री रखते तो लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट करता कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता वो 90 डिग्री बनता। बट अब हमने क्या किया, इस रे को थोड़ा और बढ़ा करके इंसिडेंट कर रहे हैं, 40 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अब लाइट रे ग्रेज नहीं करेगा, ना ऊपर वाले मीडियम में जाएगा, लाइट रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। जिस मीडियम से जा रहा था वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री आया है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में TIR क्यों नहीं होता। बहुत लोगों का कहना है होता है, मैं कहता हूं ये नहीं होता। क्यों नहीं होता ये समझ लीजिए, ठीक है। वाई, देखो सवाल देखो, वाई TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन रेनबो। समझिएगा। अगेन मैं एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये एक वाटर ड्रॉपलेट है बड़ा सा। अब इसमें हम एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। जैसे नॉर्मली हम रेनबो बनाते हैं ना, नॉर्मली जब रेनबो बनाते हैं तो हमारा डायग्राम कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा लाइट रे, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, सेंटर O, ठीक। जब लाइट एयर से ग्लास में, वाटर में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा तो लाइट का टेंडेंसी होता है ये बेंड करता है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। बेंड करा देते हैं नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा। ये यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल भी यहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है। आगे क्या होता है, यहाँ से लाइट बाहर आ जाता है। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, लाइट ऐसे बाहर आ जाएगा यहाँ से। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये TIR नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर देखो लाइट क्या है, लाइट गया
वाटर से, देखो ये डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है, अभी इधर का पोर्शन छोड़ दो, केवल इधर समझो, लाइट वाटर में जा रहा है, ठीक है, वाटर से एयर में जाना चाह रहा है, बाहर एयर है, वाटर से लाइट एयर में जाना चाह रहा है। तो लोगों को ये लगता है क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, पहला कंडीशन यहाँ पे वही था, लाइट को डेंसर से रेयर में जाना था, तो लोगों को लगता है कि लाइट तो जा रहा है डेंसर से एयर में, मतलब डेंसर से रेयर में, तो लाइट वहां ना जा करके वापस वाटर में आ गया, तो इसीलिए ये देख करके लोग कहते हैं कि ये TIR हो रहा है। अब यहाँ पे समझो TIR क्यों नहीं हो रहा, प्रूफ देखो इसका। अगर हम मानकर चले कि यहाँ पे TIR हो रहा है, मान लो, अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लेते हैं, ओके चलो ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे TIR हो रहा है, मैंने माना। तो अगर यहाँ पे TIR हो रहा है तो क्या ये एंगल I जिसे हम कह रहे हैं, तो क्या ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ठीक है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो TIR होगा ना। तो ये जो एंगल I है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तभी तो TIR होगा, चलो ठीक है मान लिया। तो एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तभी जाके लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जा पाया, उसी मीडियम में लाइट वापस से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। इसको पलट देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है हमें कि लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर लाइट का रेज को पलट दिया जाए तो लाइट उसी डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ वापस चला जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट को पलट देते हैं, हम यहाँ से लाइट को इस तरह से लेते हैं, ठीक, लाइट को हम इस तरह से लेते हैं। अब ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, हम अभी देख चुके हैं। ये सर्कल है, ये हो गया सर्कल का रेडियस, सेंटर से दोनों रेडियस, इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों सर्कल का रेडियस है, मतलब दोनों साइड ट्राइंगल का सेम। तो इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स आएगा वो भी सेम होगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल का एंगल भी इक्वल होगा। इस साइड के ऑपोजिट एंगल I ये था, तो इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल आएगा। अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल क्या होगा, एंगल I होगा, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट है तो साइड्स के ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा, ठीक। तो ये जो एंगल था हमारा ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल था, तो ये भी एंगल तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ। अब लाइट को जब पलट दिया गया तो लाइट ऐसे गया और लाइट इस सरफेस पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे हिट कर रहा है। दैट मीन्स लाइट को तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए था, लाइट तो बाहर जाता ही नहीं। बट क्या लाइट अंदर से आ रहा था, जब लाइट को हम भेज रहे थे तो क्या लाइट अंदर से आ रहा था, लाइट का जो पाथ है वो हमने रिवर्स किया है ना, हमने रिवर्स किया तो लाइट उसी पाथ से वापस निकलना चाहिए। बट हम मानकर चल रहे हैं कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगा, लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा, जो कि गलत है। रेनबो में लाइट अंदर नहीं रहता। रेनबो के फॉर्मेशन में ये जो लाइट आ रहा था ये बाहर से आ रहा था, बट हमारा अजम्पशन के कारण लाइट अंदर ही रह गया, लाइट बाहर रह ही नहीं पाया। दैट मीन्स ये हमने जो अज्यूम किया था ये गलत अज्यूम किया था, और ये गलत अज्यूम करने का रीज़न ये था कि हम मान कर चल रहे थे कि यहाँ पे TIR हुआ, जो कि नहीं हो रहा है, इसीलिए रेनबो में TIR नहीं होता। नो TIR इन रेनबो, नो TIR इन रेनबो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब आप बुक्स में गलत लिखेंगे या गलती पकड़ेंगे बुक में, तो अब आपको ये समझ आ जाएगा कि बुक में गलत लिखा है। और अगर आपको कोई इस तरह से समझा रहा है, पढ़ा रहा है कि TIR हो रहा है, तो प्लीज़ आप उनको ये प्रूफ कर दो, सीख लो, प्रूफ करके दिखा दो कि ये TIR नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा, ये लेक्चर 5th था रेनबो का, नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 5 था आई थिंक, लेक्चर नंबर 5 था आई थिंक। तो लेक्चर नंबर 6 जो आएगा वो आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।